Hello, students. Welcome to all in third lecture of surface chemistry. In previous lecture, we all have studied about the friendly adsorption isotherm. But today's topic is Langmuir adsorption isotherm. So now let us start Langmuir adsorption isotherm. Before it, we must have to take a look about the main points of Langmuir adsorption theory. So I have written here Langmuir adsorption theory and isotherm. We have to study about both the topic Langmuir adsorption theory and isotherm. So main points of this theory are following. For in first point, he said adsorption is surface phenomenon. You all know that adsorption is a surface phenomenon. But according to it, it takes place until entire surface of adsorbent is covered with the unimolecular layer of adsorbent. इसका मतलब हुआ adsorption तो surface phenomenon है, आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन ये तब तक होता है जब तक कि एडजॉर्बेंट का पूरा सरफेस एटलीस्ट वन लेयर से कवर्ड नहीं हो जाता है, तब तक ये कंटिन्यू रहता है। सेकेंड, जब एडजॉर्प्शन होता है तो इसके दौरान दो प्रोसेस होते हैं, एक कंडेंसेशन और दूसरा इवेपोरेशन। सो यहाँ लिखा हुआ इट कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिंग प्रोसेस, नेमली कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। In third point, the rate of condensation depends on the wear. Wear means होता है एडजॉर्बेंट का ओवर पार्ट जो कि अनकवर्ड होता है, वहाँ अभी एडजॉर्प्शन नहीं हुआ, वो वैकेंट है, तो यहाँ लिख दिया अनकवर्ड सरफेस अवेलेबल फॉर कंडेंसेशन। यानी जिस सरफेस पर आपको एडजॉर्प्शन करानी है वो जितना ही ज्यादा सरफेस अनकवर्ड होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन आई मीन टू से द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन उतना ही फास्ट होगा। नाउ इन नेक्स्ट पॉइंट, इनिशियली whole of the surface of adsorbent is available for condensation. अब जब एडजॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं तो एडजॉर्बेंट का पूरा सरफेस तो भी वैकेंट ही है, और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना सरफेस एरिया अभी अवेलेबल है फॉर एडजॉर्प्शन। तो होल एरिया इज अवेलेबल इनिशियली फॉर द एडजॉर्प्शन, सो वी कैन से दैट इनिशियली द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज वेरी हाई। तो उसको यहाँ लिखा गया है इनिशियली whole of the surface of adsorbent is available for condensation. Therefore, rate of condensation is very high, but rate of evaporation is very slow. Ultimately, equilibrium is attained in between rate of condensation and evaporation. That is called adsorption equilibrium. In fourth point, he said the rate of adsorption or condensation is directly proportional to the pressure at which adsorption is going on or adsorption takes place. So these were the main points of Langmuir adsorption theory. Now अब हम लोग आते हैं Langmuir adsorption isotherm। हम लोग मान लेते हैं अब हम लोग ऐसा मानकर चलते हैं, लेट द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस, लेट द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस
बाई एडजॉर्ब और एडजॉर्ब इट इक्वल टू थीटा। हमने माना कि एडजॉर्प्शन स्टार्ट हो गया है और अभी जितना सरफेस अवेलेबल था उस वो फ्रैक्शन में बताया गया, तो फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय एडजॉर्ब इट इज थीटा, यानी इतना कवर्ड हो चुका है। तो बचा कितना, तो जो अवेलेबल होता है देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस available for condensation or adsorption, for condensation equal to 1 minus थीटा। यानी पहले थीटा तो कवर्ड हो गए, तो अब कितने बचे 1 माइनस थीटा। और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, रेट ऑफ कंडेंसेशन किस पे डिपेंड करता है, वो उस पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा सरफेस अवेलेबल है फॉर एडजॉर्प्शन। तो अभी एडजॉर्प्शन के लिए 1 माइनस थीटा फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस इज अवेलेबल फॉर एडजॉर्प्शन। अब नेक्स्ट, लेट द pressure equal to P, therefore the rate of condensation or adsorption, मैं शॉर्ट में adsorption is directly proportional to 1 minus theta into P equal to, इसमें प्रोपोर्शनल का साइन हटा दीजिए, तो केवल 1 माइनस थीटा इंटू पी, इक्वेशन 1। नाउ द रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इस बात पे डिपेंड करता है, इवेपोरेशन मीन्स डिजॉर्प्शन, वो जितना ज्यादा कवर्ड एरिया होगा उसका डिजॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा, इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। और कवर्ड एरिया कितना है थीटा, तो दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो इक्वल टू K2 इंटू थीटा, इक्वेशन 2। अब जब आपने देखा कि जब एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है उसमें दो अपोजिंग प्रोसेस होते हैं ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन, एक कंडेंसेशन, दूसरा इवेपोरेशन, और फाइनली अल्टीमेटली ये दोनों एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में अटेन कर जाते हैं। तो इन इक्विलिब्रियम, देयरफॉर इन इक्विलिब्रियम rate of condensation would be equal to rate of evaporation, therefore K1 1 minus theta P equal to K2 थीटा। इसको सॉल्व कर लीजिए, K1 इंटू पी माइनस K1 इंटू थीटा इंटू पी इक्वल टू K2 थीटा, और इसको इधर ले जाइए या इसको इधर ले जाइए, तो K1 इंटू थीटा इंटू पी प्लस K2 इंटू थीटा इक्वल टू K1 इंटू पी, और यहाँ से थीटा कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो थीटा कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा K1 पी प्लस K2 इक्वल टू K1 पी, देयरफॉर थीटा इक्वल टू K1 पी डिवाइडेड बाई K1 पी प्लस K2। यहाँ से K2 कॉमन ले लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, K2 कॉमन लिए तो कितने हो जाएंगे K1 बाई K2 इंटू पी इक्वल टू में डिवाइडेड बाई, ये इक्वल टू का साइन है यहाँ, थीटा इक्वल टू हम लोग निकाल रहे, थीटा इक्वल टू
और ये हो जाएंगे K1 बाई K2 इंटू P प्लस 1। अब ये K1 और K2 क्या है, दोनों ही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो इन दोनों ये K1 अपॉन K2 ये कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, तो ये हम मान लेते हैं देयरफॉर थीटा इक्वल टू B इंटू P डिवाइडेड बाई B P प्लस 1 वेयर K1 by K2 equal to B is constant। एक कोई दूसरा कांस्टेंट हम लोगों ने मान लिया K1 by K2 equal to। अब हम लोग ये मान करके हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि since x by m rate of adsorption is directly proportional to rate of adsorption is directly proportional to theta। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि adsorption is measured in two terms, first in terms of x by m और other fraction occupied, means how many molecules get adsorbed on the surface of adsorbent। तो अभी यहाँ पर देखिए हमने यह पहले माना कि हम लोगों ने पहले मान रखा था कि उसमें जो थीटा है फ्रैक्शन, यहाँ देखिए लेट द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय एडजॉर्बेंट इज थीटा, यानी थीटा का वैल्यू जितना ज्यादा होगा हम लोग कहेंगे कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन वो उतना ही ज्यादा है। समझ में आ रही बात, थीटा जितना ज्यादा होगा तो ऐसा कहेंगे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए, मान लेते हैं कोई एडजॉर्बेंट, हमारा एडजॉर्बेंट का सरफेस है, उसमें 100 एक्टिव साइट्स हैं जहाँ की एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल एडजॉर्ब्ड होगा। यदि एक सेकेंड में 100 ये 10 साइट्स ऑक्युपाई होते हैं और दूसरे कंडीशन में 100 सेकेंड में 20 साइट्स ऑक्युपाई होते हैं, तो भाई रेट ऑफ एडजॉर्प्शन सेकेंड वाले में ज़्यादा होगा ना। तो यहाँ पर ये थीटा जो है वो फ्रैक्शन ऑक्युपाइड है बाय द एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स, तो x by m would be directly proportional to theta। अब यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं implies that x by m equal to k3 into theta। k3 is a proportionality constant equal to k3 theta। थीटा का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, k3 into theta, theta is equal to b p divided by 1 plus b p। अब आप यहाँ देखिए b भी तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, यहाँ से आया था k1 by k2 कांस्टेंट था, k3 भी कांस्टेंट है, तो इसके लिए एक न्यू कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं। देयरफॉर x by m इक्वल टू a p by 1 plus b p। दिस वन इज फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 इसको आप चेंज कर दीजिए, तो m बाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस बी पी डिवाइडेड बाई ए पी, और इसे लिख सकते हैं m बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई ए इंटू 1 बाई पी प्लस, यहाँ देखिए पी पी कैंसिल, b बाई ए। तब देखिए यहाँ से b क्या है कांस्टेंट, c क्या है कांस्टेंट। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, m बाई एक्स वेरिएबल है, 1 बाई p वेरिएबल है। तो आपने पढ़ा है इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 3। आप कॉपी कर लेंगे पॉज करके। नेक्स्ट यहाँ से देखिए m बाई एच आपने पढ़ा होगा, अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी इज कांस्टेंट। यहाँ से x वेरिएबल है, y क्या है वेरिएबल है, ये दोनों ही वेरिएबल है, देखिए वेरिएबल है। अब देखिए इसमें वेरिएबल क्या है, m बाई एक्स और 1 बाई पी वेरिएबल है।
तो यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल है, वेरिएबल, क्योंकि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये प्रेशर ज्यादा होगा, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ये दोनों वेरिएबल है। आपको पता है बी बाई ए और 1/a दोनों कांस्टेंट है, तो आप इससे इसका कंपेयर करिए। यहाँ m क्या होता है, स्लोप होता है। अब देखिए इसको हम लोग y और इस y को और x को प्लॉट करते हैं इस एक्सिस पे। ये x है, ये y है, यहाँ पर ये m/x होंगे और यहाँ 1/p होंगे। अब यहाँ देखिए ये m स्लोप है, तो इसके मल्टीपल में 1/a है, तो ये स्लोप है आपका, तो ये स्लोप जो होगा, और ये b/a क्या है, इंटरसेप्ट ऑन दिस एक्सिस। तो आप देखिए इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये होगा इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 1/a, और यहाँ ये होगा थीटा, और स्लोप होगा, स्लोप इक्वल टू m, ये m के बराबर होते हैं, इक्वल टू tan थीटा, और ये tan थीटा होगा, और ये tan थीटा इक्वल टू b/a, सॉरी ये इंटरसेप्ट यहाँ पर है b/a, यहाँ b/a होंगे, और यहाँ होंगे tan थीटा इक्वल टू 1/a, देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/a ऐसे। और दिस वाली ये है फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन, इसको यहाँ से इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, और ग्राफिकली हम लोग यहाँ से ये दिखा सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म x/m इक्वल टू AP/1 प्लस BP, यहाँ फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म से आया है, और इसको ग्राफिकली यदि ऐसा हो तो इसके ग्राफ कैसे होंगे, तो ऐसा होगा। तो आज एक छोटा सा लेक्चर था लैंग्वेज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ये बच गए थे, ये केमिस्ट्री ऑफ एड्जॉर्प्शन यहाँ तक अब कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कोलाइड्स। तो ये एक टॉपिक आपका सरफेस केमिस्ट्री का फिनिश हो चुका। यदि कोई आपको डाउट्स होता है, कोई प्रॉब्लम्स होता है, तो आप सभी लोग, मेरा ईमेल आईडी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं, कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं, और मैं वहाँ ईमेल करके आंसर भी आपको दे दूँगा। और यदि कुछ व्हाट्सएप नंबर भी है, मैं लिख देता हूँ, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम, ऑर्गेनिक से, फिजिकल से, कहीं से भी, यदि मान लीजिए कोई दूसरे टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ऐसे मेरे साथ आप चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा अंडरस्टैंडिंग में। तो मैं लिख देता हूँ, ईमेल आईडी भी लिख देता हूँ, AKASOK वर्मा 6@gmail.com, और व्हाट्सएप नंबर है 8969553258। तो आप व्हाट्सएप भी कर करके आप हमें कुछ क्वेश्चंस हो तो इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हो आप भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर करके आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। इस तरह से जितनी मदद हो सके, जितनी हेल्प हो सके, मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो ओके, थैंक्स टू ऑल टुडे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वहाँ हम लोग पढ़ रहे होंगे कोलाइड्स। सो ओके, थैंक्स टू ऑल।